हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं एएलपी 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो कि यह एएलपी सीबीटी 1 2018 के महत्वपूर्ण साइंस के सेट 1 है। यह एएलपी 2024 को क्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे द्वारा इसी प्रकार से आपको प्रीवियस ईयर की क्लासें चलती रहेंगी। और अपने दोस्तों को बता दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। यह जो आपका प्रीवियस ईयर साइंस के प्रश्न हैं, ये आपके एएलपी सीबीटी 1 और एएलपी सीबीटी 2 दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही साथ यह आपका आने वाला रेलवे आरपीएफ के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चलते हैं अपने सेट की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है, वे पौधे जिनमें कि विभिन्न भाग उपस्थित नहीं रहते हैं, वे डैश समूह से संबंधित हैं। इसका उत्तर होगा, याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका थैलोफाइटा। इसके बारे में हम जान लेते हैं। थैलोफाइटा वे पौधे हैं जिनके विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, वे थैलोफाइटा समूह संबंधित कहलाते हैं। थैलोफाइटा वर्ग में शैवाल, कवक, जीवाणु मुख्य रूप से आते हैं। शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जलीय पौधा है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे सरल जलीय पौधा है। शैवाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। साथ में साथ नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाए तो आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगा। और भी जान लेते हैं, जो चट्टानों पर शैवाल उगते हैं उसे हम लिथोफाइट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और भी जान लेते हैं, थैलोफाइटा में संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपका परमाणु भार रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, परमाणु भार, क्योंकि परमाणु संख्या यहाँ पे परमाणु भार पर निर्भर था। जो परमाणु संख्या है यह मोजले ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और भी जान लेते हैं, मेंडलीव क्या थे? मेंडलीव रूस के वैज्ञानिक थे, और मोजले ने जो आवर्त सारणी का गुण दिया था वह परमाणु संख्या पर आधारित था। ठीक है, याद रखिएगा। और उन्होंने कब दिया था? 1913 में दिया था मोजले ने। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, सभी को आप याद रखिएगा। आपको पता है कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना महत्व है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यह आपको एक हेल्प भी मिलेगा, आपको पता चलेगा नहीं कि किस टॉपिक का कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान होगा। तो कैसा होगा, आइए हम जान लेते हैं। सीरीज मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से, यानी कि ए बी सभी सीरीज क्रम में जुड़े हैं, तो आपको पता है कि जो यहाँ पे करंट होगा और जो यहाँ पे करंट होगा कैसा होगा। तो आपको पता है कि श्रेणी क्रम में करंट का मान समान रहता है। ठीक है, और वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, और समांतर क्रम में क्या होता है? आपका समांतर क्रम में फिगर से समझते हैं। यह आपका हो गया R1, यह आपका हो गया R2, यह आपका हो गया R3।
तो समांतर क्रम में क्या होता है कि धारा, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका आई करंट है, ठीक है, आई करंट है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यह आपका I1 हो जाएगा, यह आपका I2 हो जाएगा, यह आपका I3 हो जाएगा, ठीक है। तो I इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि समांतर क्रम में जो धारा होती है वह अलग अलग होती है और वोल्टेज क्या होता है, सभी पर समान होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज जो होगा समान होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, एक ही रहता है, ठीक है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो करंट का मान एक ही रहता है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। इसके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। हम द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में जान लेते हैं कि ये सब क्या है। मान लीजिए आपका एक तत्व सोडियम, सोडियम का प्रतीक होता है Na, ठीक है, ये 11 हो गया और ये 23, हम इस प्रकार से लिखते हैं, आपको पता नहीं होगा तो जान लीजिएगा। और जो नीचे होता है यह परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, यानी यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है, इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कहते हैं और इसे हम प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं। और जो ऊपर होता है यह द्रव्यमान संख्या होता है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या आपका जो होता है वह न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, यह परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, ठीक है, नाभिक में, याद रखिएगा। परमाणु के 3 मूल कण हैं, कौन कौन से, आपका इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वैद्युत रूप से ऋणावेश होता है, ठीक है, और प्रोटॉन वैद्युत रूप से पॉजिटिव होता है, और दोनों ही एक परमाणु में समान मात्रा में रहते हैं, इसलिए कोई परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है और न्यूट्रॉनों पर कोई चार्ज नहीं होता है। याद रखिएगा, सभी पॉइंट को नोट करिएगा क्योंकि सभी एग्जाम में यहीं से सवाल बनते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। आपका ऑप्शन नंबर उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी बेलनाकार दर्पण और ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण। इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है, तो याद रखिएगा ये आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, देखिए अवतल दर्पण इस प्रकार से बनता है, ये बाहर की तरफ क्या होता है, कलई की जाती है, कोटेड की जाती है, और अंदर प्रकाश आपका यहाँ पे पड़ता है, क्या होता है, यह एक जगह केंद्रित होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण में आपका अंदर की तरफ कलई की जाती है और जब यहाँ प्रकाश आपका पड़ता है क्या करता है, परावर्तित हो जाता है, फैलता है। हम और भी जान लेते हैं दर्पण के बारे में। हम अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी। और उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा, इसको नोट रखिएगा, एग्जाम इस प्रकार से बनता है कि हम अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण हम अवतल दर्पण को कहते हैं और अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को कहते हैं। और आपसे पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, इसको जान लीजिएगा। जो गाड़ी होती है उसको पीछे का दृश्य देखने के लिए हम करते हैं, ठीक है, गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए करते हैं, ठीक है। सॉरी, हम अवतल दर्पण का उपयोग क्या कहाँ कहाँ करते हैं, गाड़ी के
हेडलाइट में, और हम क्या कहाँ करते हैं, दाढ़ी बनाने में, ठीक, हम दाढ़ी बनाने में करते हैं। और कहाँ करते हैं, आँख कान, आँख कान के डॉक्टर भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग हम सोलर कुकर में करते हैं, ठीक, याद रखिएगा। और हमने जो बताया पीछे का दृश्य देखने के लिए, वहाँ पे हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन गैस हो जाएगा। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को डिटेल में देख रहे हैं, तो क्लोरीन के बारे में जान लेते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ करते हैं हम, विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में, जैसे सूती कपड़ों में, सूती कपड़े, कागज आदि के रंग उड़ाने में करते हैं। और कहाँ करते हैं, इसे हम जल को रोगाणु रहित बनाने में करते हैं, ठीक है, जल को रोगाणु रहित बनाने में करते हैं। क्लोरोफार्म के निर्माण में करते हैं, क्लोरोफार्म के निर्माण में करते हैं। और कहाँ करते हैं, हम चीनी को सफ़ेद करने में उपयोग करते हैं, ठीक। और कहाँ करते हैं, और हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, ठीक, प्लस जल मिलता है। तो इसका उपयोग हम, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरीन गैस का उपयोग हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, सभी को नोट रखिएगा। और भी जान लेते हैं, जब डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हम उसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम कहाँ करते हैं, आग को बुझाने में, ठीक है, आग को बुझाने में इसका काम करते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग आपको पता है कि यह जलने में सहायक होती है, क्या करती है, यह जलने में सहायक होती है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आपका एक बहुत ही श्रेष्ठ ईंधन है, ठीक है, जिसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, सबसे हल्की गैस भी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन नंबर सी कैल्सिलेशन, और डी क्या हो जाएगा, रोस्टिंग। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। कैल्सिनेशन के बारे में जान लेते हैं, यानी कि निस्तापन के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो उसे हम निस्तापन कहते हैं। रोस्टिंग के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है कि यह क्रिया आपकी वायु की उपस्थिति में होती है और गलनांक के नीचे की जाती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें आपका प्रजनन में युग्मक पैदा होता है, वंश विविधताओं को दर्शाता है, नए जीवजनक माता पिता के समान होता है, युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है। तो सबसे सटीक आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, नए जीवजनक माता पिता के समान होते हैं, ठीक है। और भी जान लेते हैं हम अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में जान लेते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें आपका जनक भाग एक ही होता है, और यह जनन निम्न अकशेरुकी और निम्न कार्डियोटाई में पाया जाता है। यह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें समसूत्री विभाजन होता है, किसमें, अलैंगिक जनन में, ठीक है, याद रखिएगा। और हम लैंगिक जनन के बारे में जान लेते हैं। जो लैंगिक जनन हैं, इसमें
दो नर और मादा, दो जनन नर और मादा भाग लेते हैं। यह उच्च श्रेणी के जैसे पौधों में, जंतुओं में पाया जाता है। इसके जो उत्पन्न संतति होते हैं और आनुवंशिक रूप से अपने जनक यानी कि माता पिता से भिन्न होते हैं। और इसमें जो होता है विभाजन आपका समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, बी तांबा, सी सोना और डी आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। तो हम इसका उत्तर आज आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भी सोडियम के बारे में जान लेते हैं। सोडियम जो होता है या विद्युत का क्या होता है, सोडियम विद्युत का चालक होता है, याद रखिएगा। यह सोडियम जो होता है बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है और द्रव्य सोडियम का उपयोग हम शीतलक के रूप में करते हैं, ठीक है। सोना के बारे में जान लेते हैं। सोना क्या होता है, जो आपका सोना है, सोना के बारे में जान लेते हैं। यह एक अक्रियाशील धातु है, ठीक है, अक्रियाशील धातु है, याद रखिएगा। यह विद्युत का सुचालक है, क्या है, विद्युत का सुचालक है। जो हम बातें बोल रहे हैं उसको नोट करिएगा, क्योंकि एग्जाम में इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं और इसका उपयोग हम आभूषण में करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और एल्युमिनियम के बारे में जान लेते हैं। एल्युमिनियम जो होता है आपका, यह भी विद्युत का क्या है, यह भी विद्युत का चालक है, ठीक है, ऊष्मा का भी चालक है, ऊष्मा का भी चालक है। एल्युमिनियम जो कि हवा में रखने पर क्या करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जो कि एक संक्षारण प्रतिरोधी होता है, ठीक है। इसका उपयोग हम तार बनाने में भी करते हैं, किसमें करते हैं, तार बनाने में, ठीक है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम भी क्या है, यह भी विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। इसका भी उपयोग हम तार बनाने में करते हैं। यह विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा चालक है चांदी के बाद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रैनबियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा माइलिनकृत एक्सॉन, ऑस्टियोब्लास्टस, ग्रंथि कोशिकाएं और कोंड्रोब्लास्टस। तो इसका उत्तर आपका याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइलिनकृत एक्सॉन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा सेप्रोट्रोफ है। सेप्रोट्रोफ मतलब कि आपका होता है मृत जीवी, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक कबूतर, कुकुरमुत्ता, पुरुष, शैवाल। तो सेप्रोट्रोफ कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कुकुरमुत्ता जो है आपका सेट्रोट्रोफ है, यानी कि मृत जीवी है। मृत जीव उसे हम कहते हैं जो सड़े गले क्षयकारी जीव पदार्थों को अवशोषित करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम मृत जीवी कहते हैं। और जो आपका कुकुरमुत्ता है, यह प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, याद रखिएगा। हम शैवाल के बारे में जान लेते हैं। शैवाल आपका कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपका होता है नास्टोक और एनाबीना और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा जो आपका नील हरित शैवाल होते हैं, यह भूमि उपजाऊ बनाते हैं। इसके अलावा जो भूरे शैवाल होते हैं, भूरे शैवाल आपका भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आप प्रश्न नंबर 12 आपका है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और जड़ता।
तो संवेग को हम द्रव्यमान और वेग के रूप में, वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि P बराबर, सूत्र क्या होता है, P बराबर m और v। आपका m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, वेग। याद रखिएगा, वेग है। द्रव्यमान का मात्रक आपका होता है kg और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम आगे चलते हैं, संवेग के बारे में जान लेते हैं। संवेग क्या है, संवेग आपका सदिश राशि है। ठीक है, संवेग का SI की मात्रक क्या है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, संवेग आपका सदिश राशि बताया ना, याद रखिएगा, सदिश राशि है। अगला प्रश्न हमारा है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो किसकी दिशा के विपरीत होता है, याद रखिएगा, नकारात्मक त्वरण आपका वेग की दिशा के विपरीत होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या है, सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। याद रखिएगा। बल के बारे में जान लेते हैं। बल भी आपकी क्या है, सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन है। इसका सूत्र क्या आता है, यह बराबर ma होता है। ठीक है, संवेग के बारे में हमने बता ही दिया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। इसमें हम कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ परमाणुओं की संख्या को गिनना है। तो आपको याद होगा NH4 यानी कि 4 आपका हाइड्रोजन के परमाणु हैं, एक नाइट्रोजन के, टोटल कितने हुए, 5। और जो इस प्रकार से आपका होल ट्वाइस है, यानी कि हम 5 × 2 कर देंगे, प्लस सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4। तो 5 दूना के 10 प्लस 11 प्लस 4 कितना हो गया, 15। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 15 परमाणु हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, इन चारों में से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीन चारों में से आपका उत्तर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। हम इसे निकाल कर देख लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा मतलब कि 1000 वाट, ठीक, इंटू 1 घंटा। ठीक, 1000 वाट इंटू 1 घंटा, यानी कि 1000 वाट इंटू 1 घंटा। 1000 वाट ये ज्यों त्यों ही रहेगा। 1 घंटा को हम 3600 सेकेंड में बदल देंगे। ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3.6 × 10 के पावर, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, 5 हो जाए, लेकिन हम दशमलव में लगाते हैं तो इसलिए हमारा हो जाएगा 6, 10 के पावर 6 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड को हम जूल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 16, ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। रेडियम, थोरियम, लोहा और रोडियम। याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थोरियम सबसे अंतिम तत्व था ऑक्टेव्स लॉ में। ठीक है, उस समय केवल 56 तत्व ही ज्ञात थे। कितना तत्व ज्ञात थे, 56 तत्व ही ज्ञात थे। उस समय केवल 56 तत्व ही ज्ञात थे। और न्यूलैंड का जो वर्गीकरण था वह कैल्शियम तक ही सही माना जाता है। याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, फार्मिक अम्ल, टैनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या मैलिक अम्ल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए, लाल चींटियों में उपस्थित होता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर में पाया जाता है। टैनिक अम्ल आपका चाय में पाया जाता है। याद रखिएगा।
और मालिक अम्ल आपका सेव में पाया जाता है। याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? कूलम्ब, ऑप्शन नंबर बी ओम, जूल और न्यूटन। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, कूलम्ब की यानी कि प्रतिरोध की एसआई इकाई आपका ऑप्शन नंबर बी ओम होगा। याद रखिएगा, कूलम्ब क्या है? आपका आवेश का मात्रक है, यह आवेश का मात्रक है। जूल आपको पता है, यह आपका ऊर्जा का मात्रक है। और न्यूटन यह बल का मात्रक है। याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए सभी को आप याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता है कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई एफ है को एक द्रव 4/3 में डुबोया जाता है, द्रव में दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी? तो 4/3 यानी कि वह पानी ही है। ठीक है, तो पानी में हम डुबाते हैं तो इसकी फोकल लंबाई एफ ही होगी। ठीक है, एफ ही होगी, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए धन्यवाद।